लग्न का दिन आता जा रहा है बिल्कुल पास। चंदा को पाने चकोरी उड़ रही है आकाश। कहानी के इस भाग में सुनिए कैसे लिखेंगे अरमानों की कलम से दो प्रेमी इतिहास। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का भाग 38 मेरे कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे वैशाली पाखी और सूरज को चोरी चोरी मिशन के तहत मिलवाने में कामयाब हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और सूरज ढल चुका है। पाखी को यह सूर्यास्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने सूरज को भारी मन से विदा किया और वापस घर लौट आई। अब आगे। प्रीत अपने हनीमून से लौट आई थी और उसे भी पाखी और सूरज की वेडिंग डेट जानकर बहुत खुशी हो रही थी। तेरी सारी शॉपिंग मैं करूंगी डियर, उसने पाखी को ऑर्डर दिया। पाखी बोली, मगर प्रशांत भैया, उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरी है डियर। प्रशांत खुद पाखी और मीनाक्षी को लेकर दिल्ली जाने के लिए मान गया। सूरज को भी इस बहाने उन लोगों के साथ रहने का मौका मिल गया। अब वो सब एक साथ दिल्ली जा रहे थे। मीनाक्षी और पाखी बैक सीट पर प्रशांत के साथ बैठे थे और सूरज ड्राइवर के साथ सामने वाली सीट पर। शाम को वे लोग देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुए। पाखी और मीनाक्षी पहली बार इतनी लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। उन दोनों को सफ़र बेहद सुहाना लग रहा था। सूरज सामने की सीट पर बैठा सभी को हंसा रहा था, कभी अपनी बातों से तो कभी अपने चुटकुलों से। 2-2.5 घंटे के बाद सूरज ने एक जगह ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। पाखी ने देखा वहाँ एक ढाबा था जहाँ सूरज उन्हें ले आया था। आइए भैया, यहाँ पंजाबी खाना मिलता है, वह कहते हुए गाड़ी से उतरा। ड्राइवर भी कार से उतर पड़ा। पाखी और मीनाक्षी भी प्रशांत के साथ गाड़ी से उतरे और सूरज के पीछे पीछे चल दिए। एक बड़े से होर्डिंग पर अमृत लिखा हुआ था। भीतर प्रवेश करते ही सबकी नज़र दोनों ओर बनी स्टैच्यूज पर गई। बेहद ही खूबसूरत आर्ट था। सूरज ने पाखी और बाकी सब की तस्वीरें उनके साथ क्लिक की। अब वो लोग डाइनिंग एरिया में आ गए थे, जहाँ दोनों तरफ ग्लासी विंडो थे और पंजाबी भोजन की खुशबू आ रही थी। कई विदेशी पर्यटक वहाँ बैठे डिनर ले रहे थे। सभी को अंदर आता देख एक पंजाबी वेटर उनके पास आया और सत श्री अकाल कर सभी को विशेष अतिथियों के बने एरिया में ले गया, जहाँ पंजाबी लाइव म्यूजिक चल रहा था। रंग बिरंगी रोशनियाँ हर एक मेज के ऊपर लगी हुई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत कर रही थी। प्रशांत को ढाबा बेहद पसंद आया। ऐसे भी ढाबे होते हैं, उसने कहा। पाखी और मीनाक्षी इस आधुनिक साज सज्जा वाले ढाबे को देखकर आश्चर्य में डूब गई थी। सूरज प्रशांत के पास आया तो प्रशांत ने उसे ठेंगा दिखाया। आपकी जगह वो है जवाई बाबू, उसने पाखी की बगल वाली कुर्सी पर इशारा किया। थैंक यू भैया, कहते हुए सूरज झटपट पाखी के बगल में जाकर बैठ गया। मीनाक्षी भी प्रशांत के बगल में जा बैठी और वेटर सभी को मेन्यू दे ऑर्डर नोट करने के लिए खड़ा हो गया। तंदूरी, वंदूरी, नान, वान, बटर रोटी। प्रशांत ने पढ़ना शुरू किया। सब्जियों का मेन्यू देख उसने पढ़ा, दाल वाल मखनी, पनीर वनी टिक्का, मलाई वलाई कोफ्ते। व्यंजनों के नाम पर उसकी हंसी छूट गई। ये क्या है? उसने आश्चर्य से पूछा। एते स्टाइल है बाऊजी, सड्डे टाबे दा, वेटर ने कहा। क्या खाएंगे भैया? सूरज ने पूछा। प्रशांत ने तंदूरी रोटी नोट करवाई।
मीनाक्षी से उसकी पसंद पूछ सूरज ने दाल मखनी और मलाई कोफ्ता ऑर्डर किया। पाखी का भी नंबर आया। उसने कहा, मुझे जलेबी खानी है। आपकी बहन कुछ अजीब नहीं है भैया, सूरज ने उसे चिढ़ाया। पूरी अजीब। पाखी ने मौका देख उसके पांव पर अपना पांव दे मारा। आह, वह कराहा। क्या हुआ? पाखी ने मासूमियत से पूछा। सूरज ने उसे आंखें दिखाई। उसने वेटर से सलाद वलाद और पापड़ वापड़ भी लाने के लिए कहा। पाखी को इधर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सूरज उसके लिए जलेबी ऑर्डर कर ही नहीं रहा था। वेटर जाने को हुआ तो सूरज ने पूछा, जलेबी मिलेगी? पाखी खुश हो गई, मगर वेटर बेचारा कंफ्यूज्ड। देखा, बेचारे को सदमा लग गया, सूरज ने उसे चिढ़ाया। उत्तत्वानु नाश्ते च मिलसी बाऊजी, वेटर ने कहा और चला गया। उसके जाते ही पाखी ने सबकी नजर बचा सूरज के हाथ पर पिंच किया। सूरज फिर कराहा। आह, क्या हुआ? इस बार प्रशांत ने पूछा। वो भैया मच्छर है। यहाँ कहाँ मच्छर है? प्रशांत बोला। फिर तो मच्छरनी होगी भैया। सब हंसने लगे। सब पंजाबी खाने का लुत्फ ले रहे थे। मीनाक्षी और प्रशांत एक ही थाली में खा रहे थे। उन दोनों को एक साथ खाता देख सूरज ने भी अपनी प्लेट किनारे रख पाखी की प्लेट से खाना शुरू कर दिया। आज पहली बार पाखी ने मीनाक्षी भाभी और प्रशांत भैया को एक साथ इतना खुश देखा था। आइसक्रीम खाओगी? सूरज ने खाने के बाद पूछा। नहीं, जलेबी। अरे यार, तुम्हारी गाड़ी तो फिर जलेबी पर अटक गई है। एक काम करो, अभी आइसक्रीम खा लो, सुबह नाश्ते में जलेबी की दुकान खिला दूंगा। सूरज ने कहा तो सब हंस हंस कर लुटपुट हो गए। पाखी आइसक्रीम खाने पर राजी हो गई। सभी आइसक्रीम खाने के बाद बाहर की तरफ चले। सूरज के बार बार मना करने पर भी प्रशांत ने बिल चुकाया और वहां से निकल सभी कार के पास आए। ड्राइवर भी खाना खाकर अपनी सीट पर आकर जम गया था। सूरज ने अपनी पसंद के गाने प्ले किए, पर प्रशांत अभी भी गाड़ी के बाहर ही खड़ा था। कभी रात को ड्राइव की है? प्रशांत ने सूरज से गंभीरता से पूछा। भैया, कभी कभी। पर आप क्यों पूछ रही हैं? सूरज हैरान हुआ। वो इसलिए जवाई बाबू कि कहीं आप सो गए तो ये ड्राइवर बाबू भी आपके साथ एक आध झपकी ले ही लेंगे और हमारा तो राम नाम सत हो जाएगा। प्रशांत ने चिंता जताई। नहीं सोऊंगा भैया, आई प्रॉमिस, सूरज ने कहा। फिर भी अगर सो गए तो? प्रशांत ने फिर पूछा। सूरज बेचारा फंस गया था। उसे उलझन से बाहर निकालने के मकसद से प्रशांत ने कहा, चलिए उतरिए, मैं यहाँ बैठूंगा ड्राइवर के साथ और आप पीछे जाइए। सूरज के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, पर ऊपर से वह बोला, भैया आप आराम से सो जाइए ना, मैं जागूंगा ना। चलिए चलिए, बातें मत बनाइए। प्रशांत ने साइड डोर खोला। ठीक है भैया, अब आप इतना इंसिस्ट करते हैं तो। कहते हुए सूरज ने पाखी को आंखों से इशारा किया और उसके पास आ बैठा। दोनों इस सफर को लेकर बेहद रोमांचित थे। मीनाक्षी खाना खाते ही तुरंत सो गई और सूरज को पाखी के साथ शरारत करने का सुनहरा मौका मिल गया था। उसने पाखी को उसी हाथ पर पिंच किया जहां पर पाखी ने उसे पिंच किया था। पाखी ने आह भरी तो सूरज ने उसके हाथ को अपने होठों के पास ले जाकर फूंक मारी। बदमाश कहीं के, पाखी ने धीरे से कहा। आज उसने एक कॉफी कलर का पटियाला सूट पहना था। सूरज ने साइड वाला कांच खोल दिया तो उसमें से ठंडी हवा के झोंके पाखी के अधखुले बालों को उसके चेहरे पर बिखेरने लगे और उसका दुपट्टा भी हवा से इधर उधर हो रहा था। वह अपने बालों को साइड करने लगी
कि तभी सूरज ने उसके चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से किनारे किया और उसके दुपट्टे के दोनों सिरों को एक दूसरे के साथ बांध दिया। दोनों की धड़कनों को बढ़ाने वाला सॉन्ग स्पीकर पर प्ले हो रहा था। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। सूरज ने पाखी को अपने नजदीक खींच लिया था। उसके हाथ पाखी की बाह पर घेरा बनाए रहे थे। पाखी ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया था। रात अपने पूरे यौवन पर थी। कहीं सपाट तो कहीं पथरीली सड़क पर कार अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। चांद की हल्की रोशनी रह रहकर कांच से अंदर झांक रही थी। वो देखो, पूर्णिमा का चांद। पाखी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। पूरब के आकाश में पूरा चांद नजर आ रहा था। एक चांद यहाँ भी तो है, मेरी बाहों में। सूरज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके कान में कहा। पाखी का चेहरा गुलाब सा खिल गया था। प्रशांत जाग रहा था और दोनों की बातों से अनजान बना ड्राइवर से बातें कर रहा था। ड्राइवर को कहीं झपकी ना आ जाए, इस बात का वह बेहद ख्याल रख रहा था। एक चाय की टपरी देख उसने ड्राइवर को रुकने का निर्देश दिया। दोनों चाय पीने जाने लगे तो प्रशांत ने सूरज को वहीं रहने को कहा। ये दोनों अकेली हो जाएंगी, उसने कहा। मीनाक्षी अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत चाय के 2 कुल्हड़ लिए लौटा तो पाखी चहक उठी। कुल्हड़ की चाय? देखा, मेरे भैया को सब पता है, मेरी पसंद नापसंद। सूरज खिसिया गया। वह पाखी की एक छोटी सी जलेबी की डिमांड भी पूरी नहीं कर पाया था, जिसका उसे बेहद अफसोस हो रहा था। चाय पीकर वो लोग आगे बढ़े। सूरज ने उसे वापस अपनी बाहों में समेट लिया था। पाखी ने भी खुद को उसके हवाले कर दिया था। वह उसके कंधे पर सर रखे कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। प्रेम जब लेखन के सहारे अक्षर बन पन्नों पर बिखरता है तो सतरंगी हो जाता है। कथा साहित्य बने ही इसलिए होते हैं कि आपको उन अछूते रंगों से मिलवाएं और अंबर में उमड़ते घुमड़ते बादलों के पार बसे परिस्तान मिले जाएं। कथा कहानी की इस दुनिया से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे यानी कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ।